तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी क्लास 10 साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को बेसिकली ये पढ़ना है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारता है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे पैदा होता है और कैसे वो बड़ा होता है धीरे धीरे, फिर वो किसी और को पैदा करता है और फिर बाद में वो मर जाता है। तो ये जो पूरा लाइफ साइकिल चलता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, आज के इस चैप्टर में हम लोग यही बेसिकली समझने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि अगर किसी को ज़िंदा रहना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमारा चिंटू यहाँ पे खड़ा है और ये चिंटू बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे खड़ा है और बहुत मज़े कर रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि ये चिंटू यहाँ पे बहुत हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, यानी कि वो अभी यहाँ पे उड़ना चाहता है सुपरमैन के माफ़ी। तो ये चिंटू इतना हंसी खुशी से क्यों जी रहा है? बिकॉज चिंटू के बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम हैं जो बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं और उन सिस्टम्स के काम करने की वजह से ये जो चिंटू है ये बहुत ही मज़े से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, हमारे ही नहीं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो हमें मदद करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आराम से गुजार सकें। सो देर आर मल्टीपल सिस्टम विच हेल्प टू अलाइव द ह्यूमन बॉडी और वी कैन से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो पहला सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके पेट में जाता है एंड वो आपके पेट के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। अगर वो आपके पेट के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, देन आपको रोग सफ़ा हर रोग दफ़ा दवा वगैरह दुनिया भर की जब दवाइयाँ होती हैं वो सब खानी पड़ सकती हैं। कुछ इस तरीके से जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी के अंदर, बेसिकली हम यहाँ चिंटू की बात कर रहे हैं तो इस चिंटू की बॉडी के अंदर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये काम कर रहा है। एंड अब हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम के बारे में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमें ऑक्सीजन को इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सोचो अगर इस दुनिया में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने में और उस खाने को प्रॉपर तरीके से खाने का यूटिलाइज करने में, खाने से जो प्रोटीन एनर्जी जो हमें मिलने वाली है उसको खींचने में जो मदद करता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन हमें मिलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो तीसरा सिस्टम होता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ये हेल्प करता है कि आप जो भी चीज़ खाते हैं उससे आपको जो भी न्यूट्रिएंट विटामिन जो भी मिलता है वो आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन हर एक सेल तक पहुँचे, तो उसे पहुँचाने का काम करता है हमारा ब्लड। एंड ब्लड के फ्लो को ही हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा, आप लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हैं एंड आप लगातार बैठे ही हुए हैं, 3-4 घंटा हो गया आप बैठे ही बैठे हैं, तो अचानक से आपके पाँव हाथ में एक अजीब सी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो वाइब्रेशन क्यों स्टार्ट होती है? ड्यू टू सर्कुलेटरी सिस्टम। होता क्या है कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच नहीं पाता है, यानी कि वो उस पर्टिकुलर प्लेस के टिश्यूज़ और सेल्स को प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं कर पाता है। उसकी वजह से आपको वहाँ पे एक वाइब्रेशन जो होता है वो महसूस होने लगता है। तो किसी भी इंसान को खुश रहने के लिए, किसी भी लिविंग बीइंग को खुश रहने के लिए उसके बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रॉपर एंड वेल तरीके से चलना बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो यार, जब भी हम लोग खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो खाना डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में जाने के बाद, एंड देन डाइजेस्ट होने के बाद नेक्स्ट अगले दिन हम जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम अगर मार्केट से एक एप्पल लेके आते हो तो तुमने एप्पल को तो खा लिया, लेकिन एप्पल के अंदर का जो सीड है तुम उसको फेंक देते हो। तो बेसिकली हम जो खाना खाते हैं तो खाने से जो इम्पोर्टेंस एंड जो न्यूट्रिएंट मिलता है उसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं एंड बाकी की बची हुई चीज़ें हमको निकालनी ज़रूरी होती है। अगर हम उसे अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो अगर वो हमारी बॉडी के अंदर रह जाएंगे तो दे विल क्रिएट पॉइजन, वो जहर बनाना हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट करेंगे एंड हम बिना बीमारी के ही स्वाहा हो जाएंगे। एंड आखिरी जो सिस्टम है जो इस चिंटू को जिंदा रखने में मदद कर रही है वो है नर्वस सिस्टम। देखो यार, नर्वस सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नर्वस सिस्टम हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ों को सेंस करने में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैंने कहीं पे आग लगा दी और मैं उस जगह पे ले जाके किसी एक पर्टिकुलर बंदे को बैठा दिया, और अगर उस इंसान के बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर ही नहीं रहा है तो बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि उसके नीचे आग लगी हुई है, उसको भागना है। वो वहाँ आग में जलते जलते वहीं स्वाहा हो जाएगा, वहीं उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो आपको अपनी लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए और बहुत अच्छे से आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करे, सो फॉर दैट आपके बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम का प्रॉपर तरीके से वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट भाई, ये सभी सिस्टम्स, ये सभी चीज़ें होंगी हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन कब होंगी? ये सभी चीज़ों को होने के लिए हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी तो चाहिए ना। हमारी बॉडी खाना पचा रही है, हमारी बॉडी रेस्पिरेशन कर रही है, हमारी बॉडी सर्कुलेशन कर रही है, हमारी बॉडी नर्वस सिस्टम भी कर रही है। तो वो करेगी कैसे? उसको करने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए। तो सवाल उठता है कि ये जो एनर्जी होती है ये मिलेगी कहाँ से? हमको जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हम क्या करते हैं, हम जाते हैं बाहर और खाना खा लेते हैं। तो जब भी हमको एनर्जी, जहाँ भी हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें वहाँ पे खाना खाना पड़ेगा। अब इस खाने के अंदर ऐसा क्या है जो हमें एनर्जी दे देगा? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक बाइक है, तो मैं अपनी बाइक से चलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपनी बाइक को रोड पे लेके घुमाना चाहता हूँ। तो बेसिकली मेरी बाइक के अंदर एक इंजन नाम का सिस्टम है जिसको वर्क करना है। अगर वो वर्क करेगा तो ही मेरी बाइक आगे बढ़ेगी। तो मेरी बाइक को आगे बढ़ने के लिए मेरे उस इंजन के अंदर पेट्रोल का होना ज़रूरी है। तो पेट्रोल के अंदर क्या होता है? पेट्रोल के अंदर कुछ तो केमिकल रिएक्शन होते हैं, है ना, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं। ड्यू टू दैट मेरा जो बाइक होता है वो एक प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत से सिस्टम्स हैं जो कि हमने अभी भी बात किया है। तो ये सारे सिस्टम्स को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मिलेगी खाने से। लेकिन यार इस खाने के अंदर क्या है? इस खाने के अंदर होता है एक कंपोनेंट जिसका नाम है न्यूट्रिएंट। इस खाने के अंदर न्यूट्रिएंट नाम का एक कंपोनेंट होता है जो हमें हेल्प करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हों वो सभी प्रॉपर तरीके से काम करें। एंड अब हम लोग बात करते हैं ये जो न्यूट्रिएंट होता है इसके ऊपर। बेसिकली न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब बहुत थोड़ा सा। एक ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत लिमिटेड होती है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, उसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल के तौर पे तुम बहुत दिन से बीमार पड़े हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको उठा के डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर के पास तुम्हारा टोकन नंबर आया, तुम डॉक्टर के अंदर गए, केबिन से डॉक्टर ने कुछ तो बोल दिया और सामने बाहर जो बैठी हुई औरत है उसने तुमको लाल पीली नीली हरी पैकेट में बंद करके 3-4 दवाइयाँ दे दी, और आप घर पे आए। घर पे आने के बाद आपने जैसे ही उसको ग्रहण किया उसके कुछ ही समय बाद आपका जितनी भी तकलीफ़ें थी, दुख दर्द सब खत्म हो गई, स्वाहा हो गई। तो ये कैसे हुई? ये उस जो डोज आपने खाया है, आपने जो मेडिसिन खाया है, उस मेडिसिन के अंदर कुछ तो न्यूट्रिएंट था जिसने आपको हेल्प किया आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी से उबरने के लिए। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो डॉक्टर ने आपको दवा दी, जो आपने खाया, क्या डॉक्टर ने यहाँ पे झोला भर के दवा दिया आपको या गोनी भर के दवा दिया, ले जाओ भाई रोज़ एक एक थरिया खाते रहो खाते रहो खाते रहो आप ठीक हो जाओगे, ऐसा किया? नहीं। डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने आपको सिंपल आपकी बॉडी के अंदर जो कमी थी उसको पकड़ा उसने, और उसको पहचानने के बाद एक उसी को फुलफ़िल करने के लिए थोड़ा सा आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट दे दिया, और आपने जैसे उसको खाया वैसे ही आप ठीक हो गए। यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत लिमिटेड थी। तो ये ऐसे चीज़ है, तो ऐसे सब्सटेंस जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत लिमिटेड होती है वो आएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। अब बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। जैसा कि आप लोग नाम से समझ चुके होंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट का। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग किचन में जाओगे और उसके बाद आपको खाने का मन करेगा, आप लोग डिमांड करोगे, एक थरिया चावल एक थरिया भात आप लोग लेके आ जाओगे और ठूस लोगे, तो वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। सोचो किसी दिन अगर आपकी मम्मी आपसे गुस्सा हो गई और उन्होंने खाली आपको एक कटोरी में एक चावल का दाना और एक थोड़ा सा रोटी दे दिया, बोले खा लो बेटा मजा करो, तो क्या उससे आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ह्यूज अमाउंट में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए वो आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स होते हैं, यानी कि
क्या क्या चीज़ें हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर पाई जाती हैं। पहला चीज़ है जो वाइटामिन्स होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आता है। उसके बाद जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर है, यानी कि विटामिन्स और मिनरल इनका रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत कम होता है और बहुत लिमिटेड होता है। एंड जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आता है प्रोटीन एंड एट द एंड उसके अंदर आता है फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इन तीनों की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ह्यूज अमाउंट में रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा रहती है। ड्यू टू दैट दे आर कंसिडर इन द मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। हमने पढ़ने को तो पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता क्या है भाई, जरा समझें कार्बोहाइड्रेट क्या है। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमको मिलेगा कहाँ से। तो कार्बोहाइड्रेट हमको मिलेगा ग्रेन से। ग्रेन का मतलब अनाज, जो अनाज हम लोग खाते हैं। एग्जाम्पल व्हीट, राइस, ओट्स, कॉर्न, यानी कि जो हम लोग आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं गेहूं वाला, चावल खाते हैं, ओट्स खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, ये सभी चीज़ों से, इन सभी अनाजों से हमको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद दूसरा मेजर रिसोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का फ्रूट्स। आप जितना भी फ्रूट ठूसते हो वो सभी फ्रूट्स आपको क्या देंगे, वो सभी फ्रूट आपको देंगे कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट जैसे कि आपके पास एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है। अब फ्रूट का नाम बताने की ज़रूरत तो है नहीं यार, फ्रूट से आप सब वाकिफ भी हो, ठीक है। तो फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो सब हमको क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। एंड फ्रूट के बाद तीसरा नंबर जो है वो है हमारा वेजिटेबल्स, यानी कि जितने भी आप साग सब्जियां जो भी खाते हो उन सभी से हमको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर कंसिडर एज अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनको मेजर सोर्स बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम वाइट कलर के होते हैं, जिनका स्किन एकदम सफ़ेद होता है। मैं गोरा की बात नहीं कर रहा हूँ, गोरेपन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ जिनका स्किन एकदम ही वाइट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग देखते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा बाजू हो जाते हैं ना, कतरिया जाते हैं, वहाँ से उनके सामने से पढ़ना नहीं चाहते, क्या पता उनके अंदर कोई आत्मा वात्मा हो। तो अब होता क्या है कि ये जो वाइट लोग होते हैं जिनका फेस फुल्ली वाइट होता है, इनके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी होती है। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट देयर स्किन बिकम वाइट, ठीक है। तो अब जब भी आप ऐसे लोगों से मिले तो हमेशा याद रखें, जब भी आपके सामने इस तरह के वाइट गोरे चिट्टे लोग जा रहे हो तो आप उनको बोल दीजिए कि भाई आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है, ज़रा थांबा ये, तुम पोटैटो और स्वीट पोटैटो खाना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब शुगर की। शुगर चीनी वाला, चाय कम शुगर ज़्यादा, शुगर कम चीनी ज़्यादा। तो शुगर, अब कोई भी शुगर ले लो, टेबल शुगर ले लो, हनी ले लो। जैगरी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जो जैगरी होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो भी आप मीठे चीज़ें खाते हो, जैसे कि आपका शहद हो गया, शुगर हो गया, ये सभी चीज़ें आपको कार्बोहाइड्रेट देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स की, कि ये प्रोटीन्स क्या होते हैं। सेकेंड वाला हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट था वो प्रोटीन है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है। बेसिकली जो प्रोटीन होता है, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। जितने भी प्रोटीन होते हैं दुनिया में, जितने भी प्रोटीन आपको देखने हैं आप देख लो, जितने भी प्रोटीन होते हैं सब बने होते हैं अमीनो एसिड के। अब जैसा कार्बोहाइड्रेट में सवाल उठा था, सेम सवाल यहाँ भी उठता है कि यार ये प्रोटीन जो है वो हमको मिलेगा कहाँ से। नाम तो सुन लिया प्रोटीन, लेकिन ये प्रोटीन हमको कहाँ से मिलेगा, क्या चीज़ है ये प्रोटीन। तो पहले ये समझो कि ये जो प्रोटीन होता है इसके दो रिसोर्सेज होते हैं। पहला रिसोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन, यानी कि इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन। एंड दूसरा जो टाइप का रिसोर्स होता है जहाँ से हमको प्रोटीन मिलता है, दैट आर नोन एज अ सेकेंड क्लास प्रोटीन, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन इस फर्स्ट क्लास प्रोटीन को एंड सेकेंड क्लास प्रोटीन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो फर्स्ट क्लास होता है ये क्या होता है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसको हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। अगर किसी प्रोटीन से आपको जो जो चीज़ चाहिए वो सब मिल जाती है तो ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। एंड कंप्लीट प्रोटीन ही आता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन के अंदर।
जितना भी नॉनवेज खाते हो, चाहे वो मीट हो, फिश हो, एग हो, जो भी चीज़, जितना भी नॉनवेज चीज़ें आप खाते हो उनसे आपको मिलता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। एंड अब आगे बात करते हैं ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन ही क्यों बोलते हैं। आपने देखा होगा जितने भी नॉन वेजिटेरियन वो लोग होते हैं, जितने भी नॉनवेज होते हैं, वो मार्केट में आज के समय बहुत चीपली अवेलेबल होते हैं। जैसे कि बीच में अभी जब कोरोना लग गया था तो मुर्गे की प्राइस कितनी आ गई थी, मुर्गे की प्राइस 50-60 रुपये पर मुर्गा आ गई थी। यानी कि आप बहुत ही कम पैसा पे करके आराम से एक मुर्गे को खा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मुर्गे से आपको प्रोटीन मिलने वाला है और आपको सस्ते में मिल रहा है, तो इसीलिए उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं। क्या यही कारण है इसलिए फर्स्ट क्लास बोलते हैं? नहीं, यहाँ पे एक और रीज़न है इसको फर्स्ट क्लास बोलने का। देखिए, यहाँ पे जो हमारा बकरा होता है, यानी कि हम यहाँ पे मीट की बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे बकरा होता है उसको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? बकरा हमेशा घास खाता है, तो बकरे को घास से प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अब वो जो घास के अंदर जो प्रोटीन है वो उसके बकरे के स्टमक में जाएगा और बकरे का जो स्टमक होगा उस घास से मल्टीपल प्रोसेस करके उस प्रोटीन को बाहर निकालेगा। अब वो जो प्रोटीन होगा वो बकरे के टिश्यूज़ में स्टोर हो जाएंगे। एंड अब आ गया रमज़ान और आपने बकरे को काट डाला। अब बकरे को काटने के बाद बकरे के वो पर्टिकुलर टिश्यू में जहाँ पे प्रोटीन स्टोर हुआ है, आप उस टिश्यू को खाने होंगे। अब जैसे ही आप उस टिश्यू को खाओगे, उस टिश्यू में जो प्रोटीन स्टोर है वो डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर स्टोर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को बहुत कम प्रोसेस करना पड़ेगा उस बकरे के बॉडी से प्रोटीन को लेने के लिए। तो इसको पचा पाना बहुत आसान होता है एंड इसको खा पाना, इसको डाइजेस्ट कर पाना ये बहुत इजी होता है। दैट इज़ द अनदर रीज़न वाई नॉन वेज आर कंसिडर एज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड फर्स्ट क्लास प्रोटीन एज नोन एज अ कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है, अब बात करते हैं यार सेकेंड क्लास प्रोटीन की। ये सेकेंड क्लास प्रोटीन क्या होता है? सेकेंड क्लास प्रोटीन टिपिकली हमको प्लांट से मिलता है। जितने भी दाल वाले प्रोडक्ट होते हैं जो हम खाते हैं उससे मिलता है हमको सेकेंड क्लास प्रोटीन। लेकिन फिर से यहाँ पे सवाल आता है कि सेकेंड क्लास प्रोटीन को सेकेंड क्लास में क्यों रखा गया है? सेकेंड क्लास प्रोटीन को सेकेंड क्लास में रखने का मेन रीज़न ये है कि आज के समय में जो दाल की प्राइस है वो चीप नहीं है। आज के समय में अगर मैं दाल की प्राइस की बात करूं तो वो अराउंड 120, 130, 150 के ऊपर जा रही है। और ऊपर जाए भी क्यों ना, आज के समय में बिन मौसम बरसात हो रही हैं, तो जितने भी क्रॉप्स होते हैं, सारे फार्मर्स के जितने भी क्रॉप्स होते हैं सब बर्बाद होते हैं। ठीक है, एक फार्मर है वो 4-5 महीने से बेचारा मर के उस पल्सेस को हुआ रहा है एंड अचानक से बारिश हो जाएगी और पूरा पल्स ख़राब हो जाएगा। पूरी पल्स की जितनी भी खेती रहेगी दाल की सब खत्म, बर्बाद हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। तो ये नुकसान ही है अल्टीमेटली। तो कोई भी अपना नुकसान क्यों करना चाहेगा? तो दैट इज़ द रीज़न कि फार्मर्स आज के टाइम पे कि खेती करना थोड़ा सा कम कर रहे हैं। एंड एक यही रीज़न नहीं है, इसके पीछे एक दूसरा रीज़न भी है। सोचो आप 4 महीने की मेहनत करने के बाद आपके खेत में क्रॉप्स उगे हैं अभी अभी, और आप सोए रात में, सुबह जैसे ही आप उठे आप देख रहे हैं कि आपके खेत में बहुत सारे सांडों का झोल मेला लगा हुआ है और सब सांड कुछ टांग ऊपर टांग नीचे करके सब पड़े हुए हैं और आपका पूरा फसल बर्बाद पड़ा हुआ है। तो यार कोई भी किसान क्यों करना चाहेगा ऐसी खेती जहाँ पे उसको लॉस ही लॉस होगा? तो यही सब रीज़न है क्यों आज के समय में जो पल्सेस होते हैं, जितने भी हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं प्लांट बेस्ड, वो उन सब की जो प्राइस होती है वो हाई होती चली जा रही है। कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में कुछ ही दिनों में जो नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान है उसके औकात की बाहर की बात हो जाएगी दाल को खाना, दाल को खरीदना। तो यही सब रीज़न है जिसकी वजह से ये जो दाल है, ये जो प्लांट बेस्ड फूड है, इनको हम सेकेंड क्लास प्रोटीन में कंसिडर करते हैं। पल्सेस आर द मेजर रिसोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड अब हम लोग बात करते हैं कि ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो प्रोटीन होता है उससे हमको अमाइनो एसिड मिलता है। तो हम जरा यहाँ पे बात करते हैं कि ये अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब प्रोटीन हमारा डिसॉल्व होता है, यानी कि जब प्रोटीन डिसोसिएट होता है, अलग अलग जब प्रोटीन टुकड़ों में बंटता है, तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं अमाइनो एसिड। एंड 2-3 अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यानी कि जो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड होता है ये हमारी बॉडी के अंदर
कैसे ट्रांसफ़र होता है। यानी मैंने तो खाना खा लिया, मुझे प्रोटीन भी मिल गया, मुझे प्रोटीन से अमाइनो एसिड भी मिल गया। अब यह अमाइनो एसिड मेरी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक कैसे पहुंचेगा। आपने नाम सुना है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड का नाम सुना है। ये अमाइनो एसिड हमारे ब्लड के साथ मिल जाएगा और जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ ये अमाइनो एसिड उसके साथ में चला जाएगा। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड को पहुंचाने का काम करता है हर एक टिश्यू और हर एक सेल तक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड होता है ये हमारी बॉडी के अंदर क्यों रिक्वायर होता है, क्यों ज़रूरी है ये अमाइनो एसिड। देखिए, अमाइनो एसिड ये वो मटेरियल है जिसके बहुत से अलग अलग फ्लेवर मौजूद हैं मार्केट में, है ना। अमाइनो एसिड अकेला नहीं आता है, ये अपनी कॉलोनी लेके आता है। अमाइनो एसिड के साथ में इसके बहुत से अलग अलग फ्लेवर मौजूद हैं। जैसे आप ग्लूकोन डी लेते हो तो उसके अंदर मिलता है ना आपको फ्लेवर, एक मैंगो का फ्लेवर है, एक संतरा का फ्लेवर है, एक फलाना ढिमकाना, बहुत से फ्लेवर मिलते हैं आपको। तो सिमिलर तरीके से जो अमाइनो एसिड होता है इसके भी बहुत से अलग अलग फ्लेवर होते हैं। यानी कि ये जो अमाइनो एसिड होता है इसके अंदर वेरियस टाइप के प्रोटीन जो स्टोर होते हैं, जो हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए मददगार होते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से अमाइनो एसिड मदद करता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो स्किन कलर होता है गोरा होता है, कुछ लोगों का स्किन कलर काला होता है, कुछ लोगों का दोनों मिक्स होता है। तो कोई तो है यहाँ पे बैठा हुआ जो लोगों का स्किन कलर डिफाइन कर रहा है। ले भाई, जो बच्चा पैदा होने वाला है वो काला पैदा होगा, यानी कि उसका कलर काला होगा स्किन का। अभी जो बच्चा पैदा होगा उसका स्किन कलर गोरा होने वाला है। तो कोई तो है बैठा जो डिसाइड कर रहा है कि अभी आने वाले बेबी का क्या कलर होगा स्किन का। तो बेसिकली वो भगवान नहीं, भगवान की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक प्रोटीन की जो अमाइनो एसिड से बनता है, जिसका नाम है मेलानिन। तो मेलानिन एक ऐसा प्रोटीन है अमाइनो एसिड का जो बॉडी के स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा सबका हेयर का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। किसी का हेयर कलर काला होता है, ऑब्वियसली सबका काला होता है, किसी का वाइट होता है, एंड किसी का ऐसा लगता है जैसे किसी ने पान खा के थूक दिया हो, एंड किसी का सफ़ेद होता है। तो अलग अलग वैरायटी होती है इसके अंदर बालों की। तो यार कोई तो रिस्पॉन्सिबल है बालों के कलर के लिए भी। हाँ, वो जो नाई है वो तो बाद में बात रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन नेचुरल तरीके से जब मैं बात करूँ तो कोई तो है यहाँ पे जो बालों का कलर चेंज कर रहा है। तो वो कौन है? वो है हमारा वन ऑफ द बेस्ट फेमस एक्टर अमीनो एसिड। उसी का एक प्रोटीन है जिसका नाम है केराटिन। तो केराटिन नाम का जो प्रोटीन है ये लोगों के बाल का कलर चेंज कर रहा है। दूसरा, आपने सुना होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो देखिए यार, हमारी जितनी भी कहानियाँ चलेंगी वो सब बच्चा पैदा होगा और बच्चा मर जाएगा, यहाँ के बीच में ही चलने वाली हैं। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर टोटल 266 बोन्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा जवान होता है वैसे वैसे उसकी बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स होते हैं उनका काउंट नंबर डिक्रीज होता है, 207 तक आ जाता है। तो वहाँ पे होता क्या है, क्या वहाँ पे जो 267 हड्डियाँ थी वो एक दूसरे से जुड़ने के लिए वहाँ पे क्या हमने 5 रुपये वाली फेविक्विक लगाया है जोड़ने के लिए हड्डियों को? नहीं, वहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं वो एक प्रॉपर प्रोटीन से जुड़ रही हैं। एंड वो जो प्रोटीन है जो हड्डियों को जुड़ने में हेल्प कर रहा है वो प्रोटीन का नाम है ओसीन। उसी तरीके से यहाँ पे सेल के पास अपना खुद का सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको बनाने के लिए अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड सेल जो होता है वो बहुत से एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। एंड हमारे पेट के अंदर स्टमक के पीछे एक पेनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन है, वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को, और अलग एक ट्रिप्सिन नाम का हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है। तो पेनक्रिया जब इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है तो इंसुलिन का प्रोड्यूस करने का काम पेनक्रिया तब करता है जब अमाइनो एसिड उसको परमिशन देता है। वैसे इंसुलिन का काम क्या है आप लोगों को याद हो तो बताया रहेगा मैंने पहले ही। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। आप लोगों ने सुना है कुछ लोग ऐसे होते हैं मेहमानों में आप लोगों के जो चाय के अंदर शुगर नहीं पीते, मतलब सॉरी है चाय के अंदर उनको शक्कर कम चाहिए रहता है या नाक के बराबर चाहिए रहता है। दोज आर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो ऐसे लोग जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं उनके बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो लेवल होता है वो टू हाई होता है। सो टू मेंटेन द इंसुलिन लेवल अमीनो एसिड बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन करे। उसके बाद
बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे माइंड के अंदर वटाने के शेप का होता है और इसका मेन काम होता है कि ये हार्मोन्स को पैदा करे। अब कोई एक लड़का है, कोई एक मेल है और कोई एक औरत है, तो ये जो लड़का होगा वो औरत की तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा? बिकॉज ड्यू टू सम हार्मोन्स। सोचो अगर ये हार्मोन नहीं होता क्या होता? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, समाज आगे नहीं बढ़ता। बट हमें आगे बढ़ना है, सो ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कोई तो है जो इन हार्मोन्स को पैदा करेगा। कौन है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे देखिए सिमिलरली यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जो एक्टिन और मायोसिन की तरह, मायोसिन और एक्टिन और मायोसिन ये दो प्रोटीन होता है जो उनको हेल्प करता है रिलैक्स करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में। उसके बाद तो हमारे ब्लड के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये कितना होना चाहिए, ये कब होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने काम करता है अमाइनो एसिड। तो यार कहने का मतलब ये है कि ये जो अमाइनो एसिड होता है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। अब अमाइनो एसिड से आगे बात करते हैं। सोचो अगर ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? तो ये जो प्रोटीन से मिलने वाला अमीनो एसिड होता है अगर वो ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी इस अमीनो एसिड को स्टोर नहीं करती है। हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी इस अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करती है अमोनिया में, और अमोनिया में ब्रेक डाउन करने के बाद हम इसको एक्सक्रीशन यानी कि हम इसको सूसू के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो अमीनो एसिड होता है वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी मुश्किल सिचुएशन में पहुंच गए जहां पे आपको खाना वगैरह नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में ये जो एक्सेस अमीनो एसिड होता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब हमारी कहानी अमीनो एसिड से आगे बढ़ती है। अब हम बात करते हैं फैट्स की। देखो यार हमारे समाज में एक गलत फहमी फैली हुई है। जब भी हम फैट की बात करते हैं तो लोग अपना मोटा सा पेट दिखाने लगते हैं कि ये है फैट, ये है फैट, ये है फैट। बट बेसिकली फैट वो होता है, बट मेन लॉजिक फैट का वो नहीं होता है। फैट को हम प्यार और मोहब्बत में लिपिड्स भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में लिपिड्स आ गया तो आप यहाँ पे ये नहीं करना कि सर आपने फैट तो बताया ही नहीं, लिपिड बताया ही नहीं। लिपिड क्या होता है? जो फैट होता है वो ही होता है लिपिड। तो फैट का डेफिनेशन क्या है? फैट एक ऐसा सब्सटेंस है जो तब बनता है जब फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन जाए, तब जाके हमारा जो ये फैट होता है ये बनता है। ठीक है। अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है? फैटी एसिड का मेन काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको पैदा करना। देखिए हमने यहाँ पे दो चीज़ पढ़ लिया है जहाँ जहाँ से हार्मोन पैदा होते हैं। एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ से हार्मोन पैदा होता है, एंड दूसरा होता है फैटी एसिड्स जो हार्मोन्स को पैदा करने में हेल्प करता है। ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं? हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन एंड एक्सेट्रा, दिस ऑल आर द हार्मोन्स जिसको प्रोड्यूस करता है फैट। ये जो फैट होता है ये डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड और अल्कोहल में क्यों ना टूटे जब ये उसी से बना हुआ है। पहला पॉइंट देखिए, हाँ, सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि ये फैटी एसिड और अल्कोहल से ही बना हुआ है। तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा यानी कि जब इसका डाइजेशन होगा तब ये फैटी एसिड और अल्कोहल ही बनाएगा। अब जरा बात करते हैं कि ये जो डाइजेशन होता है ये क्या होता है। देखिए डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो भी खाना खाते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बड़ा सा चपाती लेते हो, उसको मुंह में ठूस लेते हो, तो आपका माउथ कैविटी क्या करता है? सबसे पहले आपके जो बड़े बड़े दांत हैं वो क्या करेंगे? वो उस खाने को स्मॉल पीसेस में कट करेंगे, बाइट कर करके। उसके बाद आपके स्टमक में जाएगा और स्टमक में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहेगा वो उसको स्मॉल टुकड़ों में बांट के उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसको पचा देगा। उसमें से जो न्यूट्रिएंट रहेगा उसको खींच लेगा, बाकी वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देगा। एंड डाइजेशन के बाद होता क्या है? तो हमने यहाँ पे जो अभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को खाया है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, उनका डाइजेशन के बाद क्या होता है एंड वो कितनी एनर्जी पैदा करते हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा कार्बोहाइड्रेट की। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये डाइजेशन होने के बाद, यानी कि ये जब हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद इसका ब्रेकडाउन होने के बाद इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमको देता है टोटल 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। उसके बाद जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी में जाने के बाद, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद ब्रेक होता है स्मॉल पीसेस में, एंड
प्रोटीन प्रोड्यूस करता है अमाइनो एसिड एज ए स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, एंड प्रोटीन जो होता है इससे हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। एंड एट द एंड होता है लिपिड्स। जो लिपिड्स होते हैं वो यानी कि फैट्स से हमको मिलता है सबसे ज़्यादा 9 किलो कैलोरी एनर्जी। एंड फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड्स और अल्कोहल में। एंड अब हम लोग यहाँ पे दूसरे न्यूट्रिएंट के टाइप की बात करते हैं जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट एक ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बात करते हैं सबसे पहले हम लोग वाइटामिन्स की। तो वाइटामिन्स क्या है? वाइटामिन्स आर द सब्सटेंस हुज रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी इज वेरी लो। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमको एनर्जी देना, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, हमारे मसल्स को अच्छा रखना और हमें हेल्दी रखना। यही काम होता है वाइटामिन्स का। एंड वाइटामिन्स जो होते हैं वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? आप सबको ABCD तो आती है ना? तो ये 6 प्रकार हैं वाइटामिन्स के, A, B, C, D, E एंड एट द एंड K। ABCDE ये 6 प्रकार के विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं। ये जो विटामिन होते हैं ये बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है ऑयल सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल वो विटामिन्स होते हैं जो ऑयल में घुल जाते हैं और वाटर सोल्यूबल वो विटामिन्स होते हैं जो पानी के साथ घुल के नींबू पानी बना लें। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं कि यार यहाँ पे फैट सोल्यूबल कौन है, वाटर सोल्यूबल कौन है। तो फैट सोल्यूबल याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ वाटर सोल्यूबल याद रखना बहुत ही आसान है, सिंपल, B और C। BC जो नाम है विटामिन्स का वो वाटर सोल्यूबल है, बाकी के जितने भी बचे हुए हैं सब आपके फैट सोल्यूबल हैं। अब बात करते हैं दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसका नाम है मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत कम होती है। कभी भी जब वाटर कोई बेचने आता है तो वो हमेशा बोलता है मिनरल वाटर। बेसिकली ट्रेन वगैरह में ठंडा पानी बेचते हैं, लेकिन जब आप कहीं प्रोफेशनल जगह पे जाओगे तो वहाँ आपको मिनरल वाटर दिया जाएगा। तो मिनरल वाटर क्या होता है? मिनरल वाटर मतलब एक वाटर का डब्बा है जिसके अंदर मिनरल हैं। और मिनरल जो होता है वो ज़्यादा नहीं चाहिए हमारी बॉडी को। मिनरल जो होता है, मिनरल हमारी बॉडी को बहुत लिमिटेड चाहिए, इसीलिए उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट में रखा गया है। 75 से लेकर 70% की जो इंसानों की बॉडी होती है वो पानी से बनी होती है। उसके बाद हमारा जो बॉडी का सेल होता है वो 70% पानी से बना होता है। उसके बाद ब्लड का जो प्लाज्मा लेवल होता है वो 90 से लेकर 92% पानी से बना होता है। तो हमें मिनरल के बारे में जानना और समझना थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने ये समझा है कि फूड के कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने अलग अलग प्रकार के फूड कंपोनेंट्स हमारी धरती पे मौजूद हैं और कितनों को हम ग्रहण करते हैं। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ में आया है, कुछ अच्छा सीखने मिला है, तो वीडियो को लाइक करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। साथ ही साथ में अगर आप लोगों को वीडियो में बताई गई कोई भी चीज़ों से कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।